Sir, may I come in? Yes, come in. Good afternoon, sir. Good Very afternoon, good. sir. Good afternoon, sir. बैठिए। Thank you, sir. अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मेरा नाम महिमा मिश्रा है। मैं प्रतापगढ़ ज़िले की निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गृह जनपद से प्राप्त की है। वर्ष 2021 में मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA LLB की डिग्री प्राप्त की है। उसके बाद से मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। 2021 में आपने LLB कंप्लीट किया। जी सर। उसके बाद से UPSC और PCS सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। पहले इंटरव्यू दिया है इसके पहले आप? नहीं सर, मैंने पिछले साल प्रीलिम्स में मेरा नहीं हुआ था, तो जी ये मेरा सेकंड प्रयास है। UPSC वगैरह का इंटरव्यू पहले? नहीं सर। नहीं दिया। सर, ये मेरा पहला इंटरव्यू है। ठीक है। तो आपका विषय क्या रहा है? LLB? सर, मेरा BA LLB था, इंटीग्रेटेड कोर्स। अच्छा, 5 साल का, 5 ईयर का। जी सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी कई सारे नए कानून बने हैं। जी सर। कुछ बताएंगे उसके बारे में? सर, पहली बात तो नाम परिवर्तन हुआ है सबका। जो कौन कौन सा कानून बना है और क्या नाम पहले था, क्या सर अभी पहले हो गया? जैसे इंडियन पीनल कोड था, इंडियन पीनल कोड 1862, उसको भारतीय न्याय संहिता नाम दे दिया गया है। और द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था 1973 का, उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का था, उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 नाम दिया गया है। तो ये सरकार जो है वो ताबड़तोड़ हर चीज़ बदलती जा रही है, ये बदलने की क्या आवश्यकता थी? सर, इतने सालों से चल रहा था बढ़िया, तो उसको बदला गया, ये सही है या गलत है आपकी दृष्टि में? सर, सही या गलत, मैं अपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट रखना चाहूँगी। तो सर, कुछ ऐसी कॉलोनियल लेगेसी जो चली आ रही थी उसे कम करने का प्रयत्न किया गया है। और कुछ जो लॉज बने हुए थे अभी तक, वो ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग बनाए हुए थे, जो कि मतलब जैसे सेडिशन का कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अब अनावश्यक हैं। तो उन्हें हटाने के लिए मुझे लगता है कि ये सरकार का सार्थक कदम है। और नाम परिवर्तन को लेके जो सर बात है, तो वो एक चीज़ है कि हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है। तो हम कोई भी ऐसी चीज़ को लेके ना आगे बढ़ें जो कि औपनिवेशिकवाद को हम बढ़ावा दे या उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ। इसलिए मुझे ये लगता है कि ठीक है। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। जी सर। जिसमें संकल्प लेना रहता है कि हम विकसित होंगे। आपको सर। लग रहा है कि जो दिशा है, जो गति है, उसमें हम विकसित हो जाएंगे 2047 तक? सर, निश्चित ही हमारा प्रयास होगा कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ें और 2047 तक विकसित हो जाएं। इसके लिए सरकार बहुत, जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो विकसित का मतलब क्या होगा? भारत विकसित हो जाएगा तो क्या होगा, क्या परिवर्तन हो जाएगा? सर, आर्थिक स्तर पे देखें तो हम जो जीवन स्तर है लोगों का, वो अपेक्षाकृत ठीक हो जाएगा। मानव विकास के जो भी पैमाने माने जाते हैं कि जैसे शिक्षा हो गया और स्वास्थ्य हो गया, इन सब में जो एक गरीबी, भारत जो एक गरीबी है, वो गरीबी से स्तर उसका ऊपर उठ जाएगा। और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, आप ये मानती हैं कि भारत आत्मनिर्भर है इस समय, या जी सर, ऐसा मानती है कि आत्मनिर्भर नहीं है? सर मुझे लग रहा है कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अच्छा, कब तक हो जाएंगे आत्मनिर्भर? सर, अगर सरकार की नीतियां और लोगों का कोऑपरेशन ऐसे चलता रहेगा तो निश्चित ही आने वाले भविष्य में कोई ऐसे टारगेट लाइन तो नहीं, लेकिन 2000 जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तो निश्चित ही हम विकसित भारत की ओर बढ़कर एक सशक्त भारत को देख सकते हैं। आप एक सशक्त महिला हैं? जी सर। ऐसा मानती हैं? जी सर। कैसे? सर, पहली बात तो मैं हार्ड वर्किंग हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई के लिए मैं प्रयागराज में रह के तैयारी कर रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि जो मुझे डेली के काम काज हैं उनको करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, और जो भी डिसीज़न लेने हैं अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड खास करके, उन्हें लेने में मुझे योगदान मतलब प्राथमिकता मिलती है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं डिसीजन मेकिंग कर सकती हूँ, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर सोसाइटी से रिलेटेड कुछ भी जो मुझे इम्पैक्ट कर रहा हो, तो मुझे लगता है कि मैं सशक्त हूँ। मान लीजिए आपने
किसी लड़के का चुनाव किया विवाह के लिए जी सर। और आपके घर वाले नहीं तैयार हुए, जी आपके सर। पिताजी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे विवाह करें, जी। तो फिर आप अपने पिताजी के साथ जाएंगी या अपने डिसीजन पे रहेंगी? सर पहले तो मैं अपने पिताजी को समझाने की कोशिश करूँगी, बताने की कोशिश करूँगी कि मैंने उस लड़के को किस किस पैमाने पर मुझे वो क्यों अच्छा लगा है। तो मैं पूरा कोशिश करूँगी कि अपनी तरफ अगर वो मेरी बातें समझेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर सर मैं लेकिन अपने पापा के डिसीजन के खिलाफ नहीं जाऊँगी अगर उन्होंने उसके बाद भी ये समझा कि नहीं। कंफ्यूजन है आपके मन में अभी? सर सशक्तिकरण के पैमाने क्या क्या हो सकते हैं? आप कैसे समझें कोई महिला एम्पावरमेंट है कि नहीं है? जी सर। सर सशक्तिकरण का मतलब सबसे पहला तो मुझे ये लगता है कि अपने जो निर्णय हैं उनको लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और समानता होनी चाहिए, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर सामाजिक स्तर पर हो। तो इन पैमानों पे देखा जाए तो सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ एक समानता लाना ही नहीं है, स्वतंत्रता और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की सारी आज़ादी हो, यही सशक्तिकरण है। अच्छा, अर्थ की कितनी भूमिका होती है इसमें? सर अर्थ मतलब आर्थिक सशक्तिकरण, धन, पैसे की जी सर। सर बहुत ही सकारात्मक भूमिका होती है अर्थ की। अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात हम इसीलिए करते हैं क्योंकि अभी समाज में ये देखा जाता है, परिवार में खासकर, क्योंकि हमारी पैट्रियार्की और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो जो भी डिसीजंस होते हैं वो ज़्यादातर मेल मेंबर्स ही घर में लेते हैं क्योंकि वो कमा के ला रहे हैं। हालांकि महिलाएं भी घर में काम कर रही हैं, उसका भी एक अपना अगर देखा जाए तो वैल्यू है, बट लोग उसको वैल्यू नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होंगी तो उन्हें घर के डिसीजन लेने, मतलब जो भी परिवार के डिसीजन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूजन हो पाएगा। और वो मार्केट भी निकलती हैं, तो जैसे हमारे यहाँ ही है तो मम्मी जाती हैं तो जो पापा की चीज़, मतलब पापा को लगता है कि इतने में ही कंट्रोल करना है, तो मुझे लगता है कि अगर वो आज एम्पावर्ड होती या फिर उनके हाथ में खुद से स्वतंत्रता होती इतनी, तो फिर उन्हें ये सोचना ना पड़ता कि मुझे ये चीज़। जब तक उनको आर्थिक सशक्तिकरण नहीं मिलेगा, उससे मजबूत नहीं किया जाएगा महिलाओं को, तब तक स्वतंत्रता समानता का मतलब नहीं रह जाता है। जी, सार्थकता नहीं। तो सरकार ने इधर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 2-3 उपाय क्या किए हैं, कुछ बता पाएंगे? सर सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था ताकि महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा अभी सर जो 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके थ्रू ये कहा गया है कि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा संसद और विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व को लेकर के। तो मुझे लगता है कि सर ये एक सार्थक कदम है जिसके थ्रू हम महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं देश के हर परिप्रेक्ष्य में। अच्छा, मौलिक अधिकार में भी महिलाओं के लिए कुछ अलग से व्यवस्था की गई है? जी सर आर्टिकल 15 और 16 में, आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में बोला गया है कि सरकार जो है कानून बना सकती है। पहले तो सर ये बोला गया है आर्टिकल 14 में कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी, बट आर्टिकल 15 में ये चीज़ है कि अगर किसी जो वल्नरेबल सेक्शन है, और महिलाओं को हमारे यहाँ वल्नरेबल सेक्शन माना जाता है, तो उनके एम्पावरमेंट के लिए हम काम कर सकते हैं। उसी के तहत अपॉर्चुनिटी जो है एम्प्लॉयमेंट में, इसके लिए रिजर्वेशन की भी बात की गई है महिलाओं के। आर्टिकल 15 क्या है? सर आर्टिकल 15 ये कहता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा 6 ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो 15(4) में क्या दिया गया है कि महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था होगी? सर 15 क्लॉज 1 में ये चीज़ बोली गई है कि स्टेट इन सब चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। फिर 15 क्लॉज 2, 3, 4 इनमें ये इनका प्रोविज़ो दिया हुआ है कि एक में मतलब कि जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो जैसे कि किसमें स्कूलों में नामांकन के लिए स्त्रियों को वरीयता दी गई है, किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है? सर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। अच्छा, 16(4) में क्या है? सर 16(4) में सर फिलहाल तो मैं ऐसे स्पेसिफिक तो मुझे नहीं ख्याल में आ रहा है, लेकिन सर आर्टिकल 16 में इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी की बात की गई है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको होगी और सर की समानता। जी जी।
अच्छा ठीक है। ये आर्टिकल 32 और 26 में क्या अंतर है? सर आर्टिकल 32 और 226 रिट से रिलेटेड है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर दी हुई है जो कि 5 ग्राउंड्स पे ही रिट ला सकता है, जबकि आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की रिट संबंधी पावर है जिसमें इन 5 जो स्पेसिफाइड सुप्रीम कोर्ट के हैं इसके अलावा भी मतलब वो रिट जारी कर सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आर्टिकल 226 का जो स्कोप है वो वाइडर है रादर देन आर्टिकल 32। 32 में कौन सा 5 फील्ड है वो? सर नंबर 1 है हैबियस कॉर्पस, फिर प्रोहिबिशन, मैंडेमस, क्यो वारंटो एंड सर्सरॉरी। अच्छा, क्यो वारंटो और सर्सरॉरी में क्या अंतर है? सर क्यो वारंटो बात करता है, इसका लिटरल मीनिंग होता है क्यो वारंटो बाय, सर सॉरी मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा। कौन से इसमें सिर्फ न्यायालयों के लिए, किस कोर्ट्स के लिए? सर प्रोहिबिशन जो है उसमें ये चीज़ बोली गई है कि जो अपर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट्स को ये चीज़ वो आदेश दे सकते हैं कि वो कोई भी जो मामला उनके यहाँ लंबित है उन्हें दूसरे कोर्ट को या फिर उन्हें ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है। अच्छा ये बताइए GS 4th पेपर का नाम क्या है? सर एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी। ठीक है। आप थोड़ा उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के बारे में बताइए कुछ। सॉरी सर? उच्च न्यायालय अधिनियम, हाई कोर्ट अधिनियम एक्ट जो होता है 1861 के बारे में बताइए। सर ये इस एक्ट के तहत सबसे पहले भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई जिसमें कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट बनाए गए। अच्छा जी सर। संविधान संशोधन के बारे में कुछ बताइए। सर संविधान संशोधन अनुच्छेद 20 के पार्ट 20 के आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। सर इसका प्रोसीजर भी बताना है। अनुच्छेद आपने क्या कहा? अनुच्छेद 368 हाँ। भाग 20। सर ये प्रक्रिया सर एक सिंपल प्रोसीजर होता है, सिंपल मेजॉरिटी, और दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी पे होता है, फिर एक स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। इसमें बेसिकली वो मैटर लिए जाते हैं जो कि फेडरलिज्म और सेंटर स्टेट रिलेशन को प्रभावित करते हैं। According to you, I think it's 3 methods. Yes sir. It are 2 methods. Sir, it is basically the simple majority and special majority, and along with it there is a special majority with ratification of half of the states. Okay. Yes sir. आर्टिकल 111 क्या है? सर आर्टिकल 111 सर इट टॉक्स अबाउट एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द बिल्स। यस सर। इसमें केवल एक ही बात है जो आपने बताया कि और कुछ भी है? विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण, दोनों को डिफाइन करिए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण। सर दैट इज विधि के समक्ष समता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। कौन सकारात्मक प्रवृत्ति का है, कौन नकारात्मक प्रवृत्ति का है? यस सर इक्वालिटी बिफोर लॉ बात करता है कि हम कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, तो ये एक सकारात्मक चीज़ है। और जो दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं शायद आप, अगर मैं समझ पा रही हूँ तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये चीज़ कहता है कि हम प्रोसीजर को तो देखेंगे ही देखेंगे, प्लस साथ में जो लीगैलिटी है किसी भी चीज़ की उसमें भी काम करेंगे। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है इस समय? सर 47 है। आप श्योर हैं? सर जहाँ तक मुझे याद है 47 है। कोई परिवर्तन हुआ है? राज्य सूची से कुछ विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया है? सर 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत डाले गए थे, जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, इन सब चीज़ों को। क्या? शिक्षा हो गया, वन हो गया, और क्या हो गया? सर मुझे 5 विषय है ना? हाँ सर। बताइए। सर शिक्षा हो गया, वन है, वन्य जीव जंतु है, बाट माप है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, 5 विषय हैं। तो 47 5 कितना हो गया? 52। ठीक है। अच्छा सर। आप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बताइए जरा सा। सर कैसे मतलब जुडिशरी से कैसे जुड़ा हुआ है ये? सर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 73 में की गई थी? जी सर, सुप्रीम कोर्ट की 73 में ही की गई थी कि? सर 74 में की, सर 1774 में की गई थी। क्या था उसमें जो है?
सर क्या मतलब प्रावधान? प्रावधान क्या था, क्षेत्र विस्तार क्या था उसका? सर उसका क्षेत्र विस्तार सर चूँकि बंगाल प्रेसिडेंसी को उस टाइम पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर ओवररूल करने का अधिकार दिया गया था। मतलब एक तरीके से ये था कि वो प्रेसिडेंसी इन दोनों आप को भी। कन्फर्म है यहाँ पे? जी सर। ठीक है सर। अभी महिमा जी एक महिला सैनिक स्कूल अभी जी शुरू सर। हुआ है जी सर। उत्तर प्रदेश में। जी कहाँ पर? सर वृंदावन में। सैनिक स्कूल पहला है ये? जी महिलाओं के लिए खोला गया है। महिलाओं के लिए। कितने सैनिक स्कूल हैं भारत में? सर मुझे नहीं आइडिया है। ये सैनिक स्कूल सरकार इस पर बल दे रही है, इसको लेकर के बजट वगैरह में भी कुछ था क्या? पिछला बजट जो था उसमें? सर उसमें ये चीज़ बोली गई थी कि हम सैन्य सशक्तिकरण और रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करेंगे। तो किसी कोई सरकार का अपना मिशन है जिसके तहत सैनिक स्कूल की संख्या बढ़ा रही है या कुछ ऐसा है? सर अच्छा, अभी एक पैरामिलिट्री फोर्स की डायरेक्टर एक महिला बनी है, नाम जानते हैं उनका? सर वो CISF की बनी है, मैं नाम गीता, सर मुझे नाम नहीं कंफर्म है शायद वो, लेकिन CISF की बनी है ये मैं CISF की। जी। चलिए, आप प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं, बड़ा जी सर। चर्चित जिला है। क्यों इतनी चर्चा होती है प्रतापगढ़ की और किस विषय पे होती है चर्चा? सर सबसे पहले तो आंवले के प्रोडक्शन के लिए होती है और हमारे यहाँ बेला देवी धाम है जो कि 51 शक्तिपीठ में से एक है। इन दो चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा चर्चा रहती है। और हमारे यहाँ एक गांव है जिसमें कि जहाँ से बहुत सारे IAS और IPS निकलते हैं, तो एक वो पूरा गांव ही है जिसे ये बोला जाता है, तो इसलिए भी मतलब वो एक शिक्षा का गढ़ के रूप में भी जाना जाता है, तो मुझे लगता है। जी। आपके ज़िले की समस्याएं कौन कौन सी है? सर 5 समस्याएं बताइए अपने ज़िले की। सर पहली बात तो थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस की बात थोड़ा सा इशू है वहाँ पे, और फीमेल लिटरेसी को लेके सर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा इशू है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। और सर मुझे सोशल प्रॉब्लम्स ही बतानी है। आप अपने हिसाब से प्रॉब्लम बताइए, 5 प्रॉब्लम बताइए। सर मुझे थोड़ा सा ड्रॉट एरिया लगता है, ड्रॉट प्रोन एरिया है, तो वो भी मुझे एक प्रॉब्लम लगती है। और सर हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, रोड्स बन रही हैं, अदर स्कूल्स वगैरह भी खुल रहे हैं, बट अभी जो एक रूरल एम्पावरमेंट की बात है, रूरल डेवलपमेंट की बात है। प्रतापगढ़ में कौन सी तहसील है आपकी? सर मेरी प्रतापगढ़ तहसील ही है। सदर? जी सर, सदर। अच्छा जी। तो सदर तहसील की आपको डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाए मान लीजिए, जी। तो सदर तहसील की समस्याओं से तो आप परिचित होंगे ही। जी सर। तो 3 मुख्य समस्याएं बताइए सदर तहसील प्रतापगढ़ की, और उसको लेकर के आपकी क्या योजना होगी? सर पहली समस्या तो लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस को लेकर के है। दूसरी समस्या मुझे लगता है सर कि सदर में कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? प्रतापगढ़ सदर में क्या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है? सर लॉ एंड ऑर्डर, पहली बात तो सर लोगों को लॉ की जानकारी नहीं है और ना वो फॉलो करना जानते हैं सर। क्यों पहली बात तो चूँकि अगर हम यातायात नियमों को देखें तो सर, क्योंकि अभी तो जब तक लोगों में डर नहीं है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे है तो लोग ट्रैफिक रूल्स को मानते हैं, बट वहाँ पे है बहुत ज़्यादा मतलब कि इन सब चीज़ों पे नहीं ध्यान दिया जाता है। और अगर सर क्राइम की बात करें तो मतलब ऐसे छोटे मोटे क्राइम्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनका निवारण नहीं मुझे दिखता है कि सही से हो रहा है। थोड़ा सा जो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, गुंडागर्दी, ये सब चीज़ें थोड़ा सा डोमिनेट करती हैं चीज़ों को। अपने ज़िले के बारे में बहुत स्पष्ट बता नहीं रही हैं, बहुत कई चीज़ें छिपा के बता रही हैं। नहीं सर, मैं समस्या पे मैं समस्या बता रही हूँ, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। हम लोग कुछ और सुनना चाहते हैं, लेकिन आप छुपा रहे हैं। नहीं, आप छिपा के बोल रही हैं अपने ज़िले के बारे में। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई बात नहीं। महिला हेल्पलाइन सुना है आपने? जी सर। क्या है? सर ये एक सरकार की योजना है जिसके तहत महिलाओं को जो भी अगर फ़ोन कॉल्स या परेशान किया जाता है फ़ोन कॉल्स के नंबर क्या है? सर 112। 112। जी सर। और CM हेल्पलाइन क्या है? सर मुझे अभी याद नहीं है सर।
1090 सर, शायद ये महिला हेल्पलाइन चलिए नंबर ठीक है, जा सकती हैं आप। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।